अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री को समझेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और बायोकेमिस्ट्री को समझना हमें क्यों ज़रूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इसको अब हमें समझना है। तो देखें, टॉपिक स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस देखा जाता है वो ये है कि ये ज़िंदगी में, यानी कि एक लिविंग सिस्टम के अंदर, एक लाइफ के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम खाने को खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना हमारे स्टमक में जाता है। हमारे स्टमक में जाने के बाद वो फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारी बॉडी का पार्ट बनता है। तो ये जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस काउंट किया जाता है। इसी तरह से हमारा सांस लेने का एक मैकेनिज्म है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो हमारे लंग्स के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से हमारे हार्ट का एक सिस्टम है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी हमारे ब्लड को पंप करती है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो इन सारे सिस्टम्स को रन करने के लिए जितने जितने केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो तो रिएक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, उन सारे मेटाबॉलिज्म की जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो डिटेल है, उनकी जो नॉलेज है, वो नॉलेज हमें बायोकेमिस्ट्री से मिलेगी। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड इन अ लिविंग सिस्टम। यानी कि एक लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, उन सारे मेटाबॉलिज्म्स की अगर हमें डिटेल चाहिए तो वो डिटेल हमें बायोकेमिस्ट्री से मिल जाएगी। तो एक तो इम्पॉर्टेंस ये हो गया, इट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट द ऑल प्रोसेस कैरिड इन अ लिविंग सिस्टम। उसके बाद हमारी बॉडी में समटाइम एबनॉर्मल मैकेनिज्म भी होते हैं। हमारी बॉडी एबनॉर्मल मैकेनिज्म भी रखती है। ठीक है, एक तो ये होता है मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी के नॉर्मल होते हैं, यानी कि जिन मैकेनिज्म से हमारी बॉडी रन कर रही है। कभी कभी उन मैकेनिज्म्स के अंदर कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से हमारा वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो एबनॉर्मल हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी एबनॉर्मल मैकेनिज्म करने लगे तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म है वो हमें बीमार कर देगा, यानी कि फिर उससे हमें कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, कैंसर, इसी तरह से एड्स, हेपेटाइटिस, वायरस, कोरोना, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं ये सब असल में हमारी बॉडी के एबनॉर्मल मैकेनिज्म की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी हो रही होती है। अच्छा, तो इस एबनॉर्मल मैकेनिज्म की और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म कैसे डिस्टर्ब हुआ, उससे जो बीमारी होगी उसका इलाज क्या होगा, इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी हमें बायोकेमिस्ट्री से मिल जाएगी। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म्स विच लीड टू द डिजीज। ऐसे एबनॉर्मल मैकेनिज्म जो बीमारियों तक पहुंच जाते हैं, जिनसे हमें बॉडी में बीमारियां पैदा होती हैं, डिजीज पैदा होती हैं, उन एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। तो दो इंपॉर्टेंस हो गए। पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने लिविंग सिस्टम्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन हमें बायोकेमिस्ट्री से मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी बॉडी के जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं उनकी जो डिटेल है, उनकी जो नॉलेज है, उनसे भी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनकी डिटेल भी हमें बायोकेमिस्ट्री से मिल जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का जो तीसरा बड़ा हम देखते हैं कि उसका फैक्ट है या उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो वो ये है कि हमारी बॉडी के जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, या अगर हम यूं कहें तो बायोलॉजी के जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कहाँ स्टडी करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूं। जैसे हमारी बॉडी के बारे में आपको पता है कि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में,
सवाल ये कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कैसे बने। अगर हम अमीबा को देखते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जिनके पास इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं होते, लेकिन अगर हम एज ए इंसान देखें तो इंसान के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हमारे अंदर कैसे बने, इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, तो इसको एक बायोलॉजी का प्रॉब्लम समझा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में इस चीज़ की डिटेल अभी इस पर रिसर्च हो रही है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कैसे बने। अच्छा, अगर हम इस बात को ज़रा थोड़ा सा साइड में करें और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उनकी जो डिटेल है, वो बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की जो फॉर्मेशन होगी, ये एक बायोलॉजी के अंदर एक प्रॉब्लम समझा जाता है। इसी तरह से एक और बायोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम है, वो ये है कि कंट्रोलिंग ऑफ सेल ग्रोथ। हम अपनी सेल की ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सेल की ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे सेल जो है वो ग्रोथ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेल होता है, एक सेल से डिवाइड होकर दो बन जाते हैं, फिर दो से डिवाइड होकर बहुत सारे बन जाते हैं। तो अगर ये सेल इसी तरह ग्रोथ करते हैं तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे कि एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, एजिंग का प्रोसेस होता है, तो आपको पता है कि एजिंग के पे रिसर्च ये हो रही है कि किसी तरह से इंसान की एज को रोका जाए, इंसान की एज को कंट्रोल किया जाए, उसकी सेल ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए, ताकि इंसान सारी ज़िंदगी जवान रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जिए। इस बात पे रिसर्च हो रही है। तो इंसान के अंदर जो सेल की ग्रोथ होती है, इसको भी कंट्रोल करना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। इंसान की सेल की ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम इस पर कंट्रोल करना सीख जाएं तो हम असल में क्या होगा कि हम एजिंग को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। हम ऐसा कुछ कर लेंगे कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा। तो कंट्रोलिंग ऑफ सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करना सीखना है हमें। दूसरा ये है कि इंसान के अंदर ये होता है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल डिवीजन करते हैं, और एबनॉर्मल डिवीजन करते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। जैसे अगर एक सेल है, अब वो अगर ज़रूरत के साथ साथ डिवाइड हो रहा है तो फिर इसके तो नॉर्मल केस है। लेकिन अगर एक सेल एबनॉर्मल डिवीजन कर रहा है, एक सेल एबनॉर्मल डिवीजन कर रहा है, एक ऐसी डिवीजन कर रहा है जो कि कंट्रोल नहीं है, जो कि एबनॉर्मल वे में अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है, और इससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स बनते जा रहे हैं। तो ये जितने सेल्स हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये सारे सेल कहलाते हैं कैंसरस सेल्स। तो ये सारे कैंसरस सेल्स कहलाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो कैंसर के सेल्स बनते हैं, इसका बनना कैसे होता है, कैंसर का इलाज क्या है, इस पर आज तक रिसर्च हो रही है। तो ये भी बायोलॉजी के लिए एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो बायोलॉजी की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, जैसे कंट्रोलिंग ऑफ सेल ग्रोथ, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का इलाज कैसे करें, क्योंकि कैंसर बनता कैसे है, फिर इसका इलाज कैसे हो, तो बहुत सारे केसेस में इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेज हो तो इलाज काफ़ी हद तक मुमकिन हो जाता है, लेकिन अगर लास्ट स्टेज है तो इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कैंसर का इलाज भी, इसका ट्रीटमेंट भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो देखा जाता है, वो ये मेमोरी, हमारी याददाश्त, हमारी ब्रेन कैसे काम करता है, हमारी याददाश्त कैसे बिल्टअप होती है, हमारे ब्रेन के अंदर स्टोरेशन कैसे होती है, मतलब हमारे ब्रेन की रैम क्या है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जब से हम पैदा हुए हैं और तकरीबन जब से हम बूढ़े हो जाते हैं, तो तब तक हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इवेंट स्टोर हो जाते हैं। तो सवाल ये कि सारी याददाश्त हमारे ब्रेन के अंदर कैसे स्टोर होती है, इस मेमोरी का रीज़न क्या है, ये हमारी बॉडी में जो मेमोरी स्टोर होती है इसका रीज़न क्या है, मेमोरी कहाँ से आती है, मेमोरी कैसे बनती है। तो इसको भी बायोलॉजी में एज अ रिसर्च मटेरियल लिया जाता है, और ये भी बायोलॉजी के लिए एक फंडामेंटल अभी प्रॉब्लम है। तो बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जिन पे अभी रिसर्च चल रही है, और उन्हीं में से एक है मेमोरी मैकेनिज्म्स, यानी कि हमारी बॉडी में मेमोरी मैकेनिज्म्स किस तरह काम करता है, हमारी बॉडी मेमोरी किस तरह जनरेट करती है। तो ये चारों पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने शेयर किए कि जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कंट्रोलिंग ऑफ सेल ग्रोथ, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और मेमोरी मैकेनिज्म, ये सारे जो इवेंट्स हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। और इनको इन्वेस्टिगेट करना,
इन पे रिसर्च करना, इनकी डिटेल निकालना, इन पे जो है थीसिस बनाना, ये असल जो पर्पस है वो बायोकेमिस्ट्री का है। ये टोटल फील्ड जो है ये बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में इन सारे इवेंट्स को स्टडी किया जाता है। तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो अब आपके पास जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आपके पास ये है कि सबसे पहले तो आपको बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना है। बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए आप इससे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस किया गया था। अच्छा, उसके बाद फिर आपको एक काम और ये करके लाना है, या अपनी कॉपी में आपको एक काम करना है कि आपको राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के जितने पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो से देखने में समझ में आए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके एक लिस्ट की फॉर्म में मेंशन करने। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। तो आज के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया, तो इसको आप अपने होमवर्क के तौर पर करके लाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।